हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान कोने में बैठा हुआ अपने हाथों को देखकर डर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो प्रशिक्षण कर रहा होता है बाज़र नामी इंसान के साथ और वो उसे हरा भी देता है। तभी वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, लेकिन वो कहता है कि मुझ में अभी भी कमी है और आपके सामने में कुछ भी नहीं। लेकिन फिर वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन मेरे इस कांपते हुए हाथ को देखो, ये इस बात का सबूत है कि तुम मार्कलिन का ही खून हो। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि उसकी नौकरानी उसका जिस्म पोंछ रही होती है, लेकिन तभी वो अपने बटलर से पूछता है कि बताओ अपा फिक्री का वजन बढ़ा। तभी अपा फिक्री के बारे में वो कहता है कि हाँ, उसका वजन अब बढ़ चुका है। तभी वो पुरानी झलकियों को याद करता है और कहता है कि उसका वो रूप एकदम नया था, मैंने पहले देखा ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकती है। तभी यकायक बटलर कहता है कि आप ठीक तो है। तब वो कहता है कि क्या हुआ है मुझे। तब वो कहता है कि आप बड़े परेशान से लग रहे हैं। लेकिन वो जब उन्हें ध्यान से देखता है तो फिर कहता है कि नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारी अपा फिक्री मशरूम ढूंढ रही होती है और जब वो उसे मिल जाते हैं तो बड़ी खुश हो जाती है। खुशी में वो कहती है कि इसको खाने में मज़ा आएगा। लेकिन तभी वो सोचती है कि अगर कोई मुझसे पूछ लेगा तो मैं क्या बताऊंगी कि कहाँ से लाई हूँ। लेकिन तभी वो सोचती है कि वो जो भी हो, लेकिन पहले मुझे एक और काम करना है। और वो ढेर सारा खाना लेकर अपनी पुरानी दोस्त के पास आती है। वो खाना देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा कितना ध्यान है, तुम कितनी नसीब वाली हो कि तुम्हें ऊंचे दर्जे की लेडीज़ के साथ खाना खाने को मिलता है। लेकिन तभी मामा फ्लैशबैक में चली जाती है और वो अपनी सोचों में देखती है कि एक के बाद एक लेडी इन वेटिंग उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर उसको दे देती है, जो कि वो संभाल नहीं पाती। और फिर वो सोचती है कि कुछ नहीं। तभी उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम जानती हो कि महल की नौकरानी ने एक अफसर का दिल खुश कर दिया था, जो कि औरतों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। तभी वो कहती है कि क्या मतलब। और वो कहती है कि तुम नहीं जानती क्या, उसने वाइग्रा इस्तेमाल किया था। और बस ये बात होती है कि उसको अपने प्यारे से जिंसी की यादें सताने लगती है। आखिरकार उसके लिए भी तो उसने ऐसी ही कोई दवाई बनाई थी और बस वो सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है। और तभी उसकी दोस्त कहती है कि क्या हुआ। तभी वो कहती है कुछ नहीं हुआ। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि अपा फिक्री वेद को बुलाती है और वेद आता है तो कहता है कि तुम कहाँ रह गई थी। तभी वो उसको मशरूम दिखाती है, जिसको देखकर वेद अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि ये तो कमाल की चीज़ है। तभी वो कहती है कि बस इनको बनाने का काम शुरू करो और दोनों ही भुनना शुरू कर देते हैं मशरूम को। एक के बाद एक मशरूम खाकर दोनों ही जो है अजीबोगरीब मुँह बनाने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बड़े खुश है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये वही किन्नर होता है जिसको हमने पहले एपिसोड की शुरुआत में देखा होता है। तभी वो उनसे कहता है कि क्या आपके पास श्राप छुड़वाने की दवाई है। तभी अपा फिक्री कहती है कि ये कैसी दवाई होती है। तभी वो अपने रैशेस भरे हाथ उनके सामने कर देता है, जिसको अपा फिक्री देखकर कहती है कि शायद मैंने इसको देखा हुआ है, चले मैं इसके लिए दवाई बना देती हूँ। तभी वो कहता है कि ये रात को हुआ था जब हम कूड़ा जला रहे थे, लेकिन तभी मुझे कुछ पट्टियाँ मिली। मुझे पहले तो लगा कि मुझे उसको नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बेध्यानी में उसको फेंक ही दिया। और जब मैंने उसे फेंका तो अंदर से अलग अलग तरीके की आग भड़कने लगी। और फिर मैंने जब अपने हाथ को देखा तो इस पर रैशेस थे, मतलब कि मुझे उसका श्राप लग चुका है। मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना, मुझे बचा लेंगी ना आप। लेकिन तभी वो कहती है कि वो आग क्या इस तरह की थी और एक एक करके अलग अलग रंगों की आग उसके सामने जलाने लगती है। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही थी। तभी वो कहता है कि क्या मतलब है। तभी हमारी प्यारी सी अपा फिक्री कहती है कि ये मिश्रण की वजह से हो रहा है, अलग अलग पदार्थों के मिश्रण में आकर आग का रंग बदलता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी दवाई को मैं बना चुकी हूँ। और फिर वो उसको दवाई दे देती है और कहती है कि शायद इससे फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि येनजी वहाँ पर आ जाता है और हमारा वेद कहता है कि आप कहीं मत जाएगा, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी अपा फिक्री वहाँ पर उनको देखकर मुंह बनाने लगती है और हमारा येनजी उनके पास जाकर मुंह बनाकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी क्या। और बस ये बात होती है कि हमारी अपा फिक्री कहती है कि बस चांद तारे दिखाने मत ले जाना। और फिर जैसे ही वेद वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय उस एक किन्नर के, और बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। हमें मेज़ पर सूखे रंग पड़े हुए नजर आते हैं। तभी जिंगशी कहता है कि बताओ यहाँ कितने रंग हैं। वो कहती है कि मुझे पक्के तौर पर नहीं मालूम। लेकिन तभी वो पूछता है कि बताओ रंग अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तभी वो कहती है कि नमक में डालकर इन्हें लगाया जा सकता है, या शायद ऐसा भी हो कि कुछ रंग पानी या फिर कुछ रंग तेल के साथ काम करे, लेकिन मैं पक्का तौर पे नहीं कह सकती क्योंकि मैं इसकी जानकार नहीं हूँ। तभी जिंगशी कहता है कि ठीक है, फिर जाओ इन्हें किटली में गर्म करके ले आओ। और बस ये बात होती है कि वो अजीब सा मुँह बना देती है और कहती है कि मतलब इन्हें मालूम था। और बस ये बात होती है कि वो कहती है कि मैं कल और भी रंग लाने की कोशिश करूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिंगशी अपने बटलर को हुक्म देता है कि पता लगाओ कि किन किन लोगों के हाथ हाल ही में जले हुए हैं। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी अपा फिक्री दिखाई जाती है। वो सोचती है कि इस तरह के रंगों का इस्तेमाल कोई तभी करेगा कि जब उसे कोई खुफिया संदेश इधर से उधर करना हो। ये तभी हो
सकता है। हाँ, और फिर सोचने लगती है थमकर, लेकिन फिर वो अचानक से कहती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ जहर चखने के लिए यहाँ पर हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जश्न की तैयारियां जेट पवेलियन में हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर माओ माओ आती है। तो एक लेडी इन वेटिंग कहती है कि माओ माओ तुम आ गए, चलो इसको पहन के देखो। तभी माओ माओ अजीब सा मुंह बनाकर कहती है कि मैं पहन के देखूं। तभी वो कहती है कि हाँ। फिर माओ माओ वो पहन लेती है और कहती है कि ये क्या नाटक है। तभी वो कहती है कि आज शाम को जश्न है और इसमें हम सबका जाना लाजमी है। लेकिन तभी वहाँ की बैठी हुई एक और लेडी इन वेटिंग कहती है कि इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे राजा की कोई वाइफ नहीं है, और क्योंकि उनकी वाइफ नहीं है तो उनकी कॉन्क्यूबाइंस को वहाँ पर जाना होगा, वो भी ऊंचे दर्जे की। तब वो कहती है कि ऊंचे दर्जे की, और वो जवाब देती है कि हाँ 4 ऊंचे दर्जे की कॉन्क्यूबाइंस है। उन चारों के नाम कुछ यूँ है: लेडी गियोको प्रेसेस कॉन्शियस, लेडी लिहुआ वाइस कॉन्शियस, लेडी लिशु वर्चुअस कॉन्शियस, लेडी आडुओ प्योर कॉन्शियस। पिछली बार लेडी गियोको और लेडी लिहुआ ने जश्न को अटेंड नहीं किया था क्योंकि वो दोनों प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस बार उनका अटेंड करना लाजमी होगा। लेकिन फिर हमारी प्यारी सी अपोफिक्री कहती है कि क्या हम सबका जाना ज़रूरी है। तभी वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि क्या हमें करना होगा वहाँ पर। लेकिन तभी उनमें से एक कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस वहाँ पर शाही मेहमान आएंगे तो उनके सामने अदब से मुस्कुराना होगा। लेकिन फिर वो कहती है कि शाही मेहमान आएंगे, और उसके दिल के अंदर अपने प्यारे से जिंशी की हंसती हुई मुस्कुराहट भरी फोटो छपने लगती है। तभी वो कहती है कि जाना ज़रूरी है क्या। तभी उनमें से एक को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाँ जाना ज़रूरी है। वो कहती है कि शहजादी लिंगली भी वहाँ पर होगी और चारों मिस्ट्रेसेस भी, और हमें वहाँ पर होना होगा क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ एक जंग है, बस अपनी आँख को बुझने मत दो। ये कहकर सबका हौसला बढ़ाती है। लेकिन तभी हमारी अपोफिक्री कहती है कि वहाँ पर खाने का इंतजाम भी होगा, मतलब कि खाना चखने वाली भी चाहिए होगी, मतलब तो मुझे जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऊपर से लेडी गियोको के पास लेडी इन वेटिंग भी कम है, मतलब कि सबका जाना ज़रूरी ही है, लाजमी ही है। लेकिन तभी उसके पास एक लेडी इन वेटिंग आती है और कहती है कि एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। तब वो कहती है कि क्या मतलब। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी छाती थोड़ी भरी भरी दिखे और तुम्हारे कमर के हिस्से को भी थोड़ा भरा भरा दिखाना चाहती हूँ मैं। तो वो कहती है कि जो चाहे वो करो। फिर वो कहती है कि तुम अपने इन दागों का क्या करोगी। इन चेहरे के दागों को छुपाने के लिए मैं तुम्हारा बढ़िया सा मेकअप करूंगी, तुम बड़ी अच्छी लगोगी श्रृंगार में। लेकिन वो कहती है कि मैं वो ये सब नहीं करने वाली। लेकिन वो कहती है कि ये तो मैं करवा के रहूंगी, तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन वो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मामा बक बक करती हुई कुछ बनाने को जाती है। उसके पीछे आती है लेडी इन वेटिंग और कहती है कि तुम क्या बना रही हो माओ। तभी माओ कहती है कि मैं संतरे के छिलके और अदरक को मिलाकर एक कैंडी बना रही हूँ। तभी वो कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। तभी वो कहती है कि संतरे का छिलका शरीर में बहाव को बनाए रखता है जबकि अदरक शरीर को गर्म रखती है। तब वो कहती है कि ये तुम जश्न के लिए बना रही हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ। इसके अलावा वो कहती है कि मैंने अपने कपड़ों के अंदर पॉकेट्स बना ली है जिसके अंदर मैं गरम गरम पत्थर रखूंगी जिससे कि मेरा तापमान बना रहेगा और मुझे ठंड नहीं लगेगी। तभी वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए भी एक बनाओगी ना। और फिर क्या होता है दोस्तों, खबर जंगल में आग की नाई फैल जाती है, हर तरफ यही चर्चा होने लगते हैं। और सबसे पहले हमारा हीरो उसका बटलर आता है, कहता है कि हमारे लिए एक बनाओगी। हमारी प्यारी सी लेडी इन वेटिंग कहती है कि हाँ क्यों नहीं बनाओगे। उसके बाद हेड लेडी इन वेटिंग और रसोईया भी आकर यही फरमाइश करता है। वो कहती है कि मैं सबके लिए बना दूंगी, और एक के बाद एक हर किसी के लिए वो जो है ये कपड़े बनाने लगते हैं जिसके अंदर गर्म पत्थर रखे जा सके। और हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी अपोफिक्री के पास एक बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर तैयार हो जाता है और ऑर्डर को पूरा करते करते जश्न का दिन आ जाता है। और इसी के बीच हमें एक हाथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर पट्टी लगी हुई होती है, और ये हमारी अपोफिक्री का हाथ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके जिस हाथ में पट्टी लगी हुई होती है वो दूसरा हाथ है, और ये दूसरा हाथ है अगर आप देखें तो ये हाथ वाली है कौन, ये भी एक सवाल है। हम देखते हैं कि लेडी गियोको मरून जोड़े के अंदर क़यामत ढा रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि सारी लेडी इन वेटिंग भी गुलाबी जोड़े में माहौल को गुलाबी कर रही होती है, और इसी के बीच सब एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तभी लेडी गियोको अपनी लेडी इन वेटिंग्स को एक एक करके गिफ्ट्स देती है जो कि उनके ऊपर बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। कि तभी हमारी पैसे अपोकेटी की बारी आती है और उसको भी देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि तभी उसको एक औरत पीछे से पकड़ लेती है और बाकी की 3 औरतें उसका मेकअप करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि आखिरकार आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। लेकिन तभी जब उसका चेहरा पोंछा जाता है तो सब हक्की बक्किया हो जाती है और हमारी अपोकेटी कहती है कि सच में आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर हम देखते हैं कि चारों कॉक्यूपाइंस एक के बाद एक अपने हुजरे से बाहर निकलती है और हमारा जिंशी भी छोटी वाली कॉक्यूपाइन को हेलो करता है जिसकी वजह से वो पागल हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जिंशी गियोको कॉक्यूपाइन की तरफ बढ़ता है और तभी उनका बटलर कहता है कि असल में आप माओ माओ से मिलने के लिए उत्सुक है ना। तभी हम देखते हैं कि गियोको के पास हमारा जिंशी पहुँच जाता है, वो उनको ग्रीट करता है और उसके बाद कहता है कि आप कैसी हैं, और इधर उधर नज़र घुमाने लगता है कि तभी आती है हमारी प्यारी सी माओ माओ, और माओ माओ का चेहरा उस तरफ होता है तो जिंशी उसकी तरफ जाकर देखता है और कहता है कि कैसी हो माओ माओ, लेकिन जैसे वो उसका चेहरा देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने मेकअप किया है क्या। तभी वो कहती है कि नहीं मेकअप तो उतार दिया। तभी वो कहता है कि मेकअप उतार दिया तो फिर तुम्हारे दाग क्यों नहीं दिख रहे। तभी वो कहती है कि मेकअप उतार दिया इसलिए तो नहीं दिख रहे। और फिर वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। वही कह रही थी वो कि असल में मेकअप से सिर्फ खूबसूरती बढ़ाई नहीं जा सकती, दाग छुपाए नहीं जा सकते, कभी कभी उससे खूबसूरती घटाई भी जा सकती है
और डार्क दिखाए भी जा सकते हैं। बस ये बात होती है कि हमारा प्यार सचिन से कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है कि मतलब वो होता है जो कि वो बताती है। वो कहती है कि मैं कोठे पे पली बड़ी, मैं अपने आप को वहाँ से बचाना चाहती थी और बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि मुझे लोग ना देखे, और इसके लिए मैं अपने चेहरे के ऊपर मेकअप करती थी दागों वाला, जिसकी वजह से मेरा चेहरा भद्दा लगता था और लोग मुझसे दूर रहते थे। लेकिन एक दिन मेरे चेहरे के ऊपर मैंने मेकअप नहीं किया और मेरे दाग हल्के पड़ने लगे, जिसकी वजह से मेरी अंदर की खूबसूरती आया होने लगी और मुझे कुछ गरीब लोगों ने उठा लिया और अपने मफाद के लिए मुझे बेच दिया। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ पर भी मैंने वो सब जारी रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी खूबसूरती पर किसी गैर मर्द की नज़र पड़े। लेकिन यहाँ पर तो कोई मर्द ही नहीं है। फिर हमारा जिनशी वहाँ पर थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है और वहाँ पर एक पल के लिए थम जाता है और उसको देखता है और उसको बस देखता रहता है और कहता है कि अपो फिक्री तुम सच में कमाल की हो। और फिर अपने बालों की हेयर पिन निकाल कर उसके बालों में डालने की कोशिश करता है। वो कहती है कि बस करे, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब दर्द नहीं होगा, और ये कहकर वहाँ से एक हल्की सी स्माइल देकर चला जाता है। और हमारी प्यारी सी अपो फिक्री ये समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी लेडी इन वेटरेंस कहती है कि मुझे भी एक चाहिए। लेकिन वो कहने लगी कि मेरे पास एक ही है, क्या तोड़ के दूँ अब। लेकिन तभी आती है लेडी कॉन्क्यूपाइन ग्योको और वो आकर कहती है कि तुमने आखिरकार वादा तोड़ ही दिया। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी माँ कुछ समझ नहीं पाती। लेकिन वो कहती है कि अब एक बात याद रखना, तुम सिर्फ हमारी अमानत नहीं हो और ना ही तुम पे सिर्फ हमारा हक है। और बस ये कहकर सभी अब जश्न की तरफ चल देते हैं और हम देखते हैं कि लड़कियां रस्क कर रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और हर तरफ हर्षोल्लास हो रहा है। और इन्हीं हर्षोल्लास के बीच हमें दिखाया जाता है एक प्याला जिसके अंदर है खाना, और जिसने उस प्याले को पकड़ा हुआ है उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, डरावनी वाली खौफनाक हंसी दिखाई जाती है हमें। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।